बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 9, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में, यानी कि मानव में कौन कौन से नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, और इसी के साथ साथ हम समझेंगे कि परकनली शिशु क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सभी सजीव जो होते हैं वो अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए अनेक जैविक प्रक्रम करते हैं, जैसे कि पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन आदि। तो ये जो सभी प्रक्रम हैं ये जीवों की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो बच्चों, इसमें जो जनन होता है, जो जनन की प्रक्रिया होती है, वो किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब जनन क्या होता है? तो जनन के द्वारा सभी जीव जो होते हैं वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, और यह जनन की प्रक्रिया जो होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी कि एक जीव से अन्य जीव या अन्य संतति उत्पन्न होती है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि सजीवों के अंदर जो है अपने समान ही संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जनन की प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसी क्यों आवश्यक है ये कि इससे क्या होता है, जातियों का अस्तित्व और निरंतरता बनी रहती है। तो अगर हम जनन की विधियों की बात करें तो जनन की दो प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो होती है लैंगिक जनन और दूसरी होती है अलैंगिक जनन, यानी कि दो प्रकार का जनन जो है जीवों में पाया जाता है। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो बच्चों, लैंगिक जनन क्या होता है कि पौधों की तरह जो मनुष्य है उसमें भी या अन्य जीव जंतु हैं उनमें क्या होता है, नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। इन नर जननांगों में और मादा जननांगों में नर युग्मक और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, और ये युग्मक जब संलयन करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है, वह क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। तो हमें पता है कि पौधों की तरह जो है मनुष्य में या जंतुओं में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जिसमें किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और ये युग्मक संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, और जो युग्मनज है वो विकसित होकर जो है नया जीव बनाता है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन हो रहा है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज जो है आगे जाके नए जीव का निर्माण करता है। तो सबसे पहले अब हम शुरू कर रहे हैं मानव के अंदर जनन तंत्र। तो भी सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? नर जनन अंग का। तो बच्चों, आपको चित्र में दिख रहा है ये क्या है? नर जननांग का चित्र है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी का क्या मतलब है कि दो वृषण इसमें पाए जाते हैं, और इन दोनों वृषणों से जो है एक एक शुक्राणु नलिका जो है वो निकलती है। ये आपको चित्र में दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये वृषण है, और इनसे जो है शुक्राणु नलिका निकलती है। ये शुक्राणु नलिका जो होती है आगे जाकर इस निषेचन में खुलती है। तो इसमें हम संरचना की अगर बात करें तो क्या होता है, इसमें एक जोड़ी वृषण यानी कि दो वृषण पाए जाते हैं, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन होते हैं। अब ये जो नर जनन अंग है ये क्या उत्पन्न करेगा? ये उत्पन्न करेगा नर युग्मक। तो इन नर युग्मक का निर्माण किसमें होता है? इन वृषण के अंदर इन नर युग्मक का निर्माण होता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम शुक्राणु। तो जो वृषण होते हैं उनमें लाखों की संख्या में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो है इस तरह की संरचना होती है, जिसके अंदर तीन भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। ये तीन भाग शुक्राणु में दिखाई देते हैं। शुक्राणु जो है बहुत ही सूक्ष्म होते हैं आकार में, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, और इसमें तीन भाग उपस्थित होते हैं। शुक्राणु जो है वो अपने आप में एक एकल कोशिका होती है, यानी कि ये जो शुक्राणु है ये स्वयं भी क्या है? एक एकल कोशिका है, सिंगल सेल है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोशिका के सभी घटक पाए जाते हैं। तो ये हो गया मानव के अंदर नर जनन अंग। अब हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? मानव के अंदर जो है मादा जनन अंग के बारे में। तो बच्चों, मादा जनन अंग जो है ये आपको चित्र में इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या होता है? इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। नर में एक जोड़ी वृषण थे, और स्त्रियों में क्या है? मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इन अंडाशयों से भी जो है नलिका के समान संरचना
निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंड वाहिनी। यानी कि दोनों ओर के जो अंडाशय हैं उनसे एक एक अंड वाहिनी निकलती है जो आगे जाकर इस गर्भाशय में खुलती है। ये क्या है, गर्भाशय है। और यहाँ पर क्या होता है, शिशु का विकास होता है। जो गर्भ धारण की अवस्था होती है तो उसमें शिशु जो होता है, गर्भ जो होता है, वो इसी गर्भाशय में जो है विकसित होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वृषण के अंदर, यानी कि जो नर युग्मक थे वो वृषण के अंदर निर्मित हुए थे, उन्हें हमने क्या कहा था, शुक्राणु। अब इस अंडाशय के अंदर जो है मादा युग्मक का निर्माण होगा और उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंडाणु या डिंब कहते हैं। तो दोनों अंडाशयों के अंदर जो है इन अंडाणु का निर्माण होता है। और मानव के अंदर विशेष तौर पर किसमें, स्त्रियों में जो है प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से क्या होगा, एक विकसित अंडाणु जो है वो अंडवाहिनी में निर्मोचित होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो अंडाशय है उससे क्या हो रहा है, हर महीने या तो दाएं अंडाशय से या बाएं अंडाशय से एक अंडाणु का निर्मोचन जो है वो अंडवाहिनी में होता है। और वो अंडाणु क्या करता है, आगे जाकर वो अंडवाहिनी के आगे जाकर वो कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में प्रवेश करता है, जहाँ पर उसका निषेचन होता है। और यदि निषेचन नहीं होता है तो वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अंडाणु भी क्या है, अंडाणु भी एक प्रकार की एकल कोशिका है। ये आपको चित्र में दिख रही है, ये क्या है, अंडाणु है, जिसके अंदर क्या है, केंद्रक है और केंद्रक द्रव्य है। यानी इसमें भी क्या है, कोशिका के सभी आवश्यक संघटक पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो गई, ये भी एक एकल कोशिका हो गई। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, गर्भाशय की। तो गर्भाशय कौन सा भाग है, जहाँ पर क्या होगा, गर्भ का विकास होता है। यानी कि जो निषेचित अंडाणु है वो कहाँ पर रोपित होता है, गर्भाशय के अंदर रोपित होता है। तो ये हो गया मानव में मादा जनन अंग। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला है हमारे पास में निषेचन। तो बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है कि इसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। अभी हमने देखा कि जो नर जनन अंग है उसके अंदर नर युग्मक का निर्माण हो रहा है और जो मादा जनन अंग है उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जब ये शुक्राणु और अंडाणु संलयन करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह कहलाती है निषेचन। जब कभी भी शुक्राणु जो है अंडाणु के संपर्क में आता है तो इसमें क्या होता है कि एक शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ में संलयन कर लेता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह कहलाती है जनन निषेचन की प्रक्रिया। ये जो निषेचन की प्रक्रिया है ये जनन का पहला चरण होती है। यानी कि सबसे पहले जनन के लिए क्या आवश्यक है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयित होना जो है वो जरूरी होता है। अब आगे जो है निषेचन की प्रक्रिया के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो अंडाणु है ये इस शुक्राणु के साथ में संलयित हो गया तो अब ये बन जाएगा युग्मनज। यानी कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। ये युग्मनज है, इसके अंदर हमें दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एक केंद्रक जो है वो इस अंड कोशिका का है, जबकि जो दूसरा केंद्रक है वो किसका है, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का है, जो शुक्राणु इस अंडाणु के साथ में संलयित हुआ था। एक केंद्रक उस शुक्राणु का इसमें उपस्थित है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होगा, ये जो युग्मनज है इसके अंदर अनेक विभाजन होंगे और आगे जाकर ये भ्रूण में परिवर्तित होगा। तो ये जो युग्मनज है इसके अंदर दो केंद्रक हमें मिल रहे हैं। एक केंद्रक किससे आया है, माता से आया है, यानी कि एक केंद्रक किसका है, यहाँ पर अंडाणु का है, और जो दूसरा केंद्रक है वो कहाँ से आया है, पिता से आया है। यानी कि अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि इसमें आने वाली जो संतति इससे पैदा होगी उसमें क्या होंगे, कुछ लक्षण अपनी माता के होंगे और कुछ लक्षण जो है इसमें पिता के प्रकट होंगे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई निषेचन की प्रक्रिया। चलिए, अब निषेचन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। यानी कि नाम से समझ में आ रहा है आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया जो है वो शरीर के अंदर होगी और बाह्य निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी, शरीर से बाहर होगी। चलिए समझते हैं इनके बारे में। तो जो आंतरिक निषेचन है वो क्या होता है, आंतरिक निषेचन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो है वो मादा के शरीर के अंदर होती है। यानी कि मादा के शरीर के भीतर जो है वो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जैसे कि हम बात करें मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी आदि जो जंतु हैं इन सब में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। जबकि जो बाह्य निषेचन है उसके अंदर क्या हो रहा है, निषेचन की प्रक्रिया जो है मादा के शरीर से बाहर यानी कि कहाँ पर हो रही है, जल में संपन्न होती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मेंढक है, मछली है, स्टारफिश, जो जल में रहने वाले जंतु हैं उनमें कौन सा निषेचन मिल रहा है, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए हम मेंढक में अगर निषेचन देखें तो क्या होता है
कि जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय क्या होते हैं, बहुत सारे मेंढक या टोड जो हैं ये पोखर, तालाब या फिर जो धीमी गति से बहने वाला जल है, झरने हैं, वहां पर चले जाते हैं। और जब नर और मादा मेंढक दोनों साथ साथ आते हैं तो मादा क्या करती है, अंडे देती है। कितने, बहुत सारे, सैकड़ों अंडे देती है। और उसमें क्या हो रहा है, सैकड़ों अंडे देने का कारण क्या है कि बहुत सारे अंडे जो हैं क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, यानी कि सारे अंडे जो हैं वो नए जीव में परिवर्तित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, चलिए देखते हैं। क्योंकि जब उसने अंडे दिए, इतने सारे इसने अंडे दिए, तो ये अंडे कहाँ पर देगी, जल में देगी। तो बहुत सारे जलीय जीव जंतु क्या करेंगे, इन अंडों को खा जाएंगे। या फिर क्या होगा, जो नर है वो अपने शुक्राणु जो है इन तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो इस वजह से भी जो है ये परिवर्तित नहीं होंगे। तो इसमें से क्या होगा कि केवल कुछ अंडे जो हैं वो ही आगे जाके नए जीव में परिवर्तित हो पाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही मादा अंडे देगी तो ये जो अंडे हैं ये एक जेली जैसी संरचना के अंदर जो है बंद रहते हैं। उस जेली के साथ में ये क्या करते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि इनमें कवच नहीं है। देखिए, कठोर कवच इनमें नहीं होता है, तो ये सुरक्षित कैसे रहेंगे, इस जेली के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं और एक साथ ये बंधे रहते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मादा ने अंडे दिए तो क्या करेगा, नर जो है वहां पर शुक्राणु छोड़ देगा। और ये जो शुक्राणु होते हैं इनमें क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है। तो इस पूंछ की सहायता से तैरते हुए इन अंडों तक पहुंच जाएंगे और उनके साथ में संलयित होकर क्या करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई तो उसके बाद में क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा और आगे जाके नए जीव का परिवर्धन होगा। तो इस तरह से जो है मेंढक या टोड जो है उनके अंदर बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारे निषेचन के प्रकार, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में परख नली शिशु। अब नाम से क्या लग रहा है, नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शिशु का विकास कहाँ हुआ हो, परख नली के अंदर हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या है ये परख नली शिशु, तो बच्चों कभी कभी स्त्रियों के अंदर क्या होती है, कुछ ऐसी शारीरिक संरचना के कारण क्या होती है, उनकी अंडवाहिनी जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। कुछ स्त्रियों में ये समस्या आती है। तो अब अंडवाहिनी अवरुद्ध हो गई तो क्या हो रहा है कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, डॉक्टर से जो है हमें सलाह लेनी पड़ती है। अब डॉक्टर क्या करता है कि जो नर है उसके शुक्राणु और जो मादा है उसके अंडाणु को जो है किसी माध्यम में लेकर और उनको जो है एक साथ रखता है। एक साथ रखने से क्या हो रहा है कि उसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो क्या होता है इस प्रक्रिया के अंदर कि जब कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी जो है अवरुद्ध हो गई है, यानी कि क्या हो रहा है, शुक्राणु जो है अंडाणु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करेगा, मादा से जो है अंडाणु लेगा ताजा और नर से जो है शुक्राणु एकत्र करके इन्हें क्या करता है, उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए जो है एक साथ रख देता है। अब क्योंकि ये प्रक्रिया क्या हो रही है, शरीर से बाहर हो रही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये जो है शरीर से बाहर जो है कृत्रिम निषेचन कराया जा रहा है। और इस विधि को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इन विट्रो निषेचन। कहाँ हो रहा है, ये शरीर से बाहर हो रहा है और क्योंकि डॉक्टर के द्वारा कराया जा रहा है तो क्या हो गया, ये कृत्रिम निषेचन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यदि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, यानी कि निषेचन उसमें हो गया है, तो युग्मनज जो है उसका निर्माण हो जाएगा और उस युग्मनज को जो है 1 या 2 सप्ताह तक जो है उसको विकसित होने दिया जाता है और उसके बाद में उसे माता के शरीर में स्थापित, यानी कि उसके गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, उसका जो विकास या उसका परिवर्धन होता है वो सामान्य शिशु की तरह होता है और उस शिशु का जन्म भी जो है वो सामान्य शिशु की तरह ही हो रहा है। यानी कि इसमें जो है शिशु परखनली में नहीं बन रहा है, केवल इसका नाम हमने परखनली शिशु रखा है। तो इसका जो परखनली शिशु नाम है उससे हमें क्या लग रहा है कि परखनली में बन रहा है, लेकिन ये शिशु जो है सामान्य बालक की तरह ही जन्म लेता है। इसके अंदर क्या है, पूरा जो विकास उसका हुआ है और जन्म हुआ है वो सामान्य शिशु की तरह ही होता है। लेकिन इस तकनीक के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें कहते क्या हैं, परखनली शिशु कहते हैं। ये एक इसका मिथ्या नामकरण किया हुआ है, लेकिन इसमें शिशु का निर्माण जो है परखनली में नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये भाग पूरा हो गया है।
अब इस भाग में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।